के एग्ज़ाम की तैयारी करने से पहले आप ये समझ लो कि पहले यूपी टेट के क्वेश्चंस कैसे आते हैं और उसका उन क्वेश्चंस के स्वरूप समझ लेते हैं, है ना। बस देखो, जो यूपी टेट आपसे क्वेश्चन पूछेगा वो सिर्फ ऊपरी लेयर से आपसे पूछेगा। बस आपकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए। आपकी तैयारी अच्छी है तो आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लेंगे अच्छे से, है ना। देखिए, आज हम लोग करने वाले हैं पर्यावरण अध्ययन। पहले मैं आपको पर्यावरण से संबंधित कुछ प्रश्न दिखाऊंगा, आप उनको देखिए, उनको हम लोग समझेंगे। उन प्रश्नों को आप समझिए कि ये कैसे पूछ रहा है, ठीक। क्योंकि हर एक एग्ज़ाम की तैयारी करने से पहले उसके पेपर आप देख लेना उचित है ना। क्वेश्चन भी कैसे बन सकते हैं, क्योंकि इसमें जो भी क्वेश्चन रखे गए हैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और ये आपसे पूछ सकता है। क्लियर है? हाँ, चलो ठीक है। देखो, चलो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। देखो, ये पहला क्वेश्चन है, आपसे कह रहा है कि एक वयस्क मानव में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है। एक वयस्क मानव में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन है 307, 275, 206, 175। क्लियर है? देखो, जो एक वयस्क मानव है उसके शरीर में जो कुल अस्थियों मतलब हड्डियाँ, अस्थियों का मतलब हड्डियाँ, बोन, है ना, बोन्स, तो वो होती हैं 206। कितनी होती हैं? 206। कितनी होती हैं? 206। अभी आप कुछ समझ लेते हैं इस पर और कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। देखिए, क्वेश्चन जो बन सकते हैं आपसे वो पूछेगा, समझिएगा। आपने एक क्वेश्चन समझ लिया है कि वयस्क मनुष्य में कुल अस्थियों की संख्या, कुल अस्थियाँ कितनी होती हैं ना, संख्या कितनी है, तो कितनी है? 206। 206 बोलो, समझ में आया? यहीं पे शिशु यानी जन्म के समय पूछ ले। जन्म के समय बच्चों में अस्थियों की संख्या। तो याद रखना, जन्म के समय बच्चों में अस्थियों की संख्या जो होती है वो होती है 300। कितनी होती है? 300, है ना। कितनी होगी? 300 होगी, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, याद रखना, एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि मानव कंकाल में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। ये मानव कंकाल में सबसे बड़ी बोन या अस्थि कौन सी है। तो याद रखना, मानव कंकाल में सबसे बड़ी अस्थि होती है, याद रखना, फीमर। कौन सी होती है? फीमर होती है, या इसी को हम लोग जांघ की हड्डी बोलते हैं। जांघ की हड्डी, ठीक है ना। फीमर या जांघ की हड्डी, ठीक है। एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, यहाँ पर एक क्वेश्चन और आपसे पूछेगा कि मानव शरीर में याद रखना, मानव शरीर में सबसे छोटी मानव कंकाल में सबसे छोटी अस्थि मीन्स हड्डी, याद रखना, बोन, सबसे छोटी अस्थि। तो मानव शरीर में सबसे छोटी अस्थि कौन सी होती है? याद रखना, स्टेपीज। हाँ, मध्य कान यानी स्टेपीज, है ना, याद रखना, स्टेपीज। ये ठीक। तो ये देखो, एक क्वेश्चन से आप कितने क्वेश्चन बना रहे हैं, देखो, ठीक है ना। तो आपसे यूपी टेट में ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा, बस ऊपरी लेयर के क्वेश्चन आपसे पूछेगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। देखो, वयस्क मनुष्य में कुल कितनी अस्थियां हैं? 206। जन्म के समय बच्चों में अस्थियों की संख्या 300। मानव कंकाल में सबसे लंबी हड्डी या अस्थि जांघ की हड्डी या फीमर बोलते हैं। आपको ये नहीं मिलेगा जांघ की हड्डी शब्द, वहाँ फीमर देखने को मिलेगा, ठीक है। मानव कंकाल की सबसे छोटी अस्थि स्टेपीज, है ना, स्टेपीज मध्य कान में पाई जाती है। स्टेपीज सबसे छोटी अस्थि होती है। यहाँ तक समझ में आया? ठीक, चलो। तो आई होप कि आप इसको समझ गए, ठीक। ये रहा पहला, और पहले प्रश्न का आपका जो आंसर होगा वो होगा 206, ठीक है। चलो अगला, ये दूसरा क्वेश्चन।
दूसरा क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है। ऑप्शन है न्यूयॉर्क, सिडनी, एम्स्टर्डम और नागासाकी। हाँ, तो याद रखना ग्रीन पीस इंटरनेशनल का जो मुख्यालय है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय हेड क्वार्टर, तो हेड क्वार्टर जो है वो कहाँ पे है, वो एम्स्टर्डम में है, ना, याद रखना। अब इसका जो ग्रीन पीस इंटरनेशनल है, इसकी स्थापना कब हुई? अगर स्थापना की बात करें तो स्थापना आपको 1971 में देखने को मिलती है। कितने में? 1971 में आपको देखने को मिलता है। ठीक, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का काम क्या है? तो ग्रीन पीस इंटरनेशनल का जो कार्य है ये क्या करता है, ये दुनिया भर में पर्यावरण संरक्षण का काम करता है। किसका काम करता है? पर्यावरण संरक्षण का कार्य करता है। याद रखना, पर्यावरण संरक्षण का कार्य करता है, पर्यावरण संरक्षण का कार्य करता है, पर्यावरण संरक्षण, एनवायरमेंट कंजर्वेशन। ठीक है, ये कौन करता है? ग्रीन पीस इंटरनेशनल। बोलो यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, तो ये आपके पॉइंट्स हैं किससे? ग्रीन पीस इंटरनेशनल से संबंधित। अगला क्वेश्चन है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, यानी प्रजातियों की उत्पत्ति एक रचना है, किसकी है? ऑप्शन है अरस्तु की, चार्ल्स डार्विन की, मेंडल की, रॉबर्ट हुक की। ठीक है, हाँ, तो आपका जो ऑप्शन होगा वो चार्ल्स डार्विन की होगी। किसकी होगी? चार्ल्स डार्विन की होगी। ठीक, तो याद रखना प्रजातियों की उत्पत्ति जो रचना है वो किसकी है? चार्ल्स डार्विन की। ठीक है, आगे आओ, अगला प्रश्न देखो। अगला है मकर रेखा। क्या कह रहा है? मकर रेखा। ये ऑप्शन है आपके, देखिए ये ऑप्शन आपके गलत है, चारों ऑप्शन गलत है, समझिएगा। देखो, जो मकर रेखा है वो भूमध्य रेखा, ये आपको देखने को मिलेगी भूमध्य रेखा। क्या देखने को मिलेगी? भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। ठीक है, भूमध्य रेखा के समानांतर दक्षिणी गोलार्ध में, दक्षिण ओर, ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध में आपको मकर रेखा देखने को मिलता है, जो कि 23.5 डिग्री पे है, या 23.5 डिग्री साउथ, 23.5 डिग्री साउथ, यानी 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में, वो आपको दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा देखने को मिलती है, जो कि भूमध्य रेखा के समानांतर है। याद रखना, ठीक है। यहाँ पे 23.5 डिग्री कहीं भी नहीं, साउथ तो लिखा है परंतु 23.5 डिग्री नहीं है, तो इसको एक ऐसे होना चाहिए था ऑप्शन, ठीक है, मिस्टेक हो गया है कहीं पे। और इसके भूमध्य रेखा के समानांतर उत्तर में आप अगर देखोगे, उत्तर में कहाँ पे? नॉर्थ, यानी उत्तरी गोलार्ध में आपको देखने को मिलेगा 23.5 डिग्री नॉर्थ। इसको बोलते हैं कर्क रेखा। क्या बोलते हैं? कर्क रेखा, ठीक है। इंग्लिश में इसे बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। मकर रेखा को बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ठीक है। तो ये मकर रेखा आपसे पूछ रहा है कि मकर रेखा की स्थिति पूछ रहा है, तो मकर रेखा की स्थिति जो है भूमध्य रेखा के समानांतर दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री में है, ठीक है। ज़्यादा डीपली अभी नहीं, अभी आपको मैं दिखा रहा हूँ कि पेपर का स्वरूप कैसे है यूपी टेट का, ठीक है ना। यहाँ तक समझ में आया? ऐसे ही आपसे क्वेश्चन पूछेगा पर्यावरण में, पर्यावरण के क्वेश्चंस ऐसे ही आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन नहीं पूछेगा वो आपसे। आप यूपी टेट एग्जाम देने जा रहे हैं और यूपी टेट एग्जाम के आप एग्जाम देने से पहले आप उस प्रीवियस ईयर के पेपर देख लो, तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस लेवल के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अब जैसे ये है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय अवस्थित है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय अवस्थित है, तो जिनेवा है, हेग है, न्यूयॉर्क है, पेरिस है, तो आप बताइए कहाँ पर है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग, याद रखना, हेग यानी नीदरलैंड, है ना, हेग में है, ठीक है। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय मुख्यालय कहाँ पे है? हेग में है ना, हेग नीदरलैंड में ना। और इसकी स्थापना याद रखना, इसकी स्थापना जो हुई है वो स्थापना हुई है 1945 में। कब हुई है? 1945 में। इसने काम करना स्टार्ट किया, यानी काम की शुरुआत इसने किया है 1946 में, हाँ, याद रखना, ठीक है ना। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय क्लियर रहेगा यहाँ से। चलो आगे आओ, चलो अगला क्वेश्चन,
संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को अपनाया है, राष्ट्रीय गान को अपनाया। देखो यहाँ से अब आप ये मत समझना कि पर्यावरण का है तो संविधान के क्वेश्चन कहाँ से देखने को मिलेंगे, क्योंकि उसने सिलेबस में आपको दे रखा है, ठीक है ना। तो जो कई बार एग्जाम दे चुके हैं उनको तो मालूम होगा, और जो पहली बार अगर दे रहे हैं तो उनको बता दिया जाए कि ये देखो ये आपका इन्वायरमेंट का सिलेबस है, पर्यावरण का है पर्यावरण का सिलेबस है ना। इधर देखो पर्यावरण का सिलेबस है। अब पर्यावरण का सिलेबस में देखो परिवार है, भोजन, स्वास्थ्य, स्वच्छता है, आवास है, पेड़ पौधे जंतु हैं, हमारा परिवेश है, मेला है, स्थानीय पेशे जुड़े व्यक्ति व्यवसाय है, जल है, यातायात संचार है, खेल भावना है, भारत, नदियाँ पर्वत पठार वन यातायात, महाद्वीप महासागर है, ठीक है ना। हमारा प्रदेश, नदियाँ पर्वत पठार वन यातायात है। लास्ट में आप अगर देख पा रहे हैं तो ये देखो लिखा है संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है। संविधान में देखो पहले आप समझ लो, अच्छे से मैं बता दे रहा हूँ, आप समझ लो पहले, ठीक है, अच्छे समझिएगा। देखिए जो ये चैप्टर है आपको ये देखने को मिल रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, है ना। इनको आप एनसीईआरटी से कवर करना है। कहाँ से कवर करना है? एनसीईआरटी से कवर करना है, इधर उधर कहीं नहीं देखना है। एनसीईआरटी मैं यहाँ पे एनसीईआरटी से कवर कराऊंगा, एक एक टॉपिक अच्छे से हम लोग कवर कर लेंगे। आपके पास 3 महीने का समय है। 27 मार्च को आपको फॉर्म भरना है। आवेदन की तिथि कितनी है? 27 मार्च। और जो एग्ज़ाम होना है, एग्ज़ाम वो कब होना है? 2, 3, 4 में होना है। इनके बीच ड्यूरेशन जो मिलता है वो 3 मंथ का मिलता है, 3 मंथ का मिलता है, ठीक है ना। 3 माह का है, और 3 माह में हम लोग आसानी से तैयारी हो जाएगी, आपकी आसानी से तैयारी हो जाएगी, ठीक है। आराम से देने जाओ पेपर यूपी टेट, ठीक। तो ये पर्यावरण के लिए मैंने आपको बता दिया, क्योंकि आज मैं पर्यावरण के विषय में आपको बता रहा हूँ, इनके क्वेश्चंस का स्वरूप बता रहा हूँ, कैसे क्वेश्चन आएंगे और कैसे आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। और हम लोग एक क्वेश्चन से, उसका एक्सप्लेनेशन से और कई इर्द गिर्द के क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। बोलो समझ में आया यहाँ तक का? क्लियर है? ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे आपको संविधान देखने को मिलेगा, कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, संविधान में कैसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे? संविधान में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जैसे नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है ना? आयरलैंड से। अब आपसे पूछ लेगा कि प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है ना? आपको मालूम होना चाहिए, ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तावना के विचार कहाँ से लिए गए हैं? मालूम होने चाहिए, अमेरिका से, है ना। मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? ठीक है। फिर उसके बाद आपसे पूछ लेगा कि मौलिक अधिकार कितने हैं वर्तमान में, ठीक। अब आपसे आर्टिकल, वो जो भी पूछेगा ऊपरी लेयर के क्वेश्चन पूछेगा कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, ऊपरी लेयर पूछेगा, इसीलिए सीधा उसने रख दिया है कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान। संविधान के ऊपरी लेयर के क्वेश्चन पूछेगा। एक आर्टिकल, ये तो आर्टिकल वो कोई पूछ लेगा, सारे बताए जाएंगे, कहाँ से वो क्वेश्चन पूछेगा, कैसे पूछेगा, सब आपको एक एक डाउट क्लियर किया जाएगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक। तो ऐसे क्वेश्चन पूछेगा ऊपरी लेयर से, बस ज़्यादा नहीं पूछेगा। पूछ सकता है कि जैसे प्रस्तावना में न्याय कितने प्रकार की है, ठीक है। बस ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ज़्यादा डीप में नहीं है कि आप अच्छे से पूरा डीप में पढ़ना है, डीप में नहीं पढ़ना है ज़्यादा, ठीक है ना। समझ में आया? ठीक। यहाँ तक हम लोग करेंगे एनसीईआरटी, देन ये संविधान, ये आपको बस 2 दिन के क्लास है, 2-3 दिन के, इसमें तो आप निपटा दोगे, ठीक है, आराम से पढ़ना है। चलो आगे आते हैं सीधे क्वेश्चन पे। देखो संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को अपनाया। तो संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को 24 जनवरी 1950 को अपनाया। कब अपनाया? 24 जनवरी 1950, ठीक। राष्ट्रीय गान जो है वो क्या है? जन गण मन, है ना। किसके द्वारा रचित है? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा रचित है, ठीक है ना। मूल रूप से इन्होंने बांग्ला भाषा में गाया था। किस भाषा में? बांग्ला भाषा में गाया था, ठीक है ना। संविधान सभा ने, याद रखना, संविधान सभा ने इसको हिंदी उद्धरण किया, हिंदी संस्करण में इसको अपनाया राष्ट्रीय गान को, ठीक है ना, याद रखना। हिंदी संस्करण में इसको संविधान सभा ने अपनाया है, ठीक है। बोलो कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को अपनाया। कब अपनाया? 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रीय गान क्या है? जन गण मन, है ना। किसने लिखा है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। मूल रूप से किस भाषा में था? बांग्ला भाषा में,
ठीक ना। हाँ, लेकिन ये इसका हिंदी संस्करण संविधान सभा ने इसको हिंदी संस्करण में इसको अपनाया है, ठीक है ना, राष्ट्रीय गान को। क्लियर है यहाँ तक, ये पॉइंट क्लियर है? बोलो डेटा याद रहेगा, ठीक है। अभी तो ये बताया जा रहा है आपको, अभी सब चीज़ बताया आपको, पूरा नोट्स दिया जाएगा बाकायदा, ठीक है। ये आपको दिखाया जा रहा है कि आपको यूपी टेट में ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। चलो आगे, ये वाला पुष्कर मेला। पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? पुष्कर मेला का नाम सुना होगा आपने, जो कि प्रसिद्ध ऊंट और पशु मेला के लिए जाना जाता है ना। बहुत प्रसिद्ध वहाँ पर ऊंट आते हैं वहाँ पर। तो अब आप, आई होप कि आपको ऑप्शन अब दिख रहा होगा, है ना। तो प्रसिद्ध वहाँ पे ऊंट और पशुओं के मेला लगता है। तो पुष्कर मेला याद रखना, राजस्थान के अजमेर ज़िले में, राजस्थान के अजमेर ज़िले में लगता है, आयोजित किया जाता है, ठीक है। कहाँ आयोजित किया जाता है? राजस्थान के अजमेर ज़िले में। तो अजमेर कहाँ है? जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, ये अजमेर, ठीक है, अजमेर ज़िले। बोलो कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है, सब में आया। चलो अगला ऑप्शन देखें, अगला प्रश्न देखें। ये गिरसेर परियोजना, गिरसेर परियोजना अवस्थित है, गिरसेर परियोजना अवस्थित है। तो गिरसेर परियोजना अवस्थित कहाँ पे है? ऑप्शन है गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो याद रखना, गिरसेर परियोजना कहाँ पे है? गुजरात में है। गिरसेर परियोजना आपको कहाँ पे देखने को मिलेगी? गुजरात में देखने को मिलेगी। बोलो समझ में आया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, WWF से आशा है, मीन्स इसका फुल फॉर्म आपको बताना है। ये ऑप्शन में इसका फुल फॉर्म है, आपको बताना है। पहला है वर्ल्ड वाइड फंड, दूसरा है वर्ल्ड वार फंड, तीसरा है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, और चौथा है वर्ल्ड वाच फंड, ठीक। तो याद रखना, जो WWF है इसका फुल फॉर्म है ये वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। कौन सा है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। क्लियर है, ठीक है। तो ये इसका ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, चलिए, किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य को लिया गया है? देखो पॉलिटी का क्वेश्चन मिल गया ना। मैं इतने आपको प्रैक्टिस करा दूंगा कि यहाँ से बाहर आपको पॉलिटी देखने को ही नहीं मिलेगा, ठीक है। अभी तो हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन रखेंगे, अभी तो हम लोग आपको एक एक रूबरू करा रहे हैं, जैसे आप जानो कि यूपी टेट में किस टाइप के क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। वो इन्वायरमेंट हो गया, साइकोलॉजी हो गया, अभी आप मैथ देखेंगे, हिंदी देखेंगे, है ना। जो भी आपका ऑप्शनल होगा, अंग्रेजी, संस्कृत, है ना, वो भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक। तो यहाँ पे देखो, किस देश के संविधान में मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज़ को लिया गया है? ऑप्शन है जर्मनी, USA, यूनाइटेड किंगडम, USSR, ठीक। देखो समझ लीजिए, पहले मौलिक कर्तव्य को समझ लीजिए, ठीक, समझिएगा। मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य अच्छे से समझिएगा। फंडामेंटल ड्यूटीज़, फंडामेंटल ड्यूटीज़, ठीक है। देखिए जो मौलिक कर्तव्य है, ये मौलिक कर्तव्य आपको जो लिया गया है ये सोवियत संघ से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? सोवियत संघ से लिया गया है, सोवियत संघ से लिया गया है, मीन्स रूस से लिया गया है ना, USSR से, ठीक है, सोवियत संघ से लिया गया है। बोलो यहाँ से आई होप कि आपको पहले कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा ऑप्शन के थ्रू कि जो मौलिक कर्तव्य है वो आपका कहाँ से लिया गया है? USSR से, यानी सोवियत संघ से लिया गया है, सोवियत संघ से, रूस से लिया गया है। बोलो यहाँ तक क्लियर है, ठीक, क्लियर है, ठीक। अब इसके विषय में थोड़ा सा कहाँ से वो और आपसे इंफॉर्मेशन ले सकता है, उन बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। ज़्यादा डीप में नहीं, बस कहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है उन बातों पर चर्चा करेंगे। देखिएगा, मौलिक कर्तव्य आपको सोवियत संघ, रूस से देखने को मिलता है, ठीक। अगर हम लोग जिक्र करें तो जो मौलिक कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, यानी आपको देखने को मिलेगा 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत
भाग 4a को जोड़ा गया, भाग 4a को जोड़ा गया। कौन से भाग 4a को, ठीक है। यहाँ पर आपको अनुच्छेद को देखने को मिलेगा जो कि अनुच्छेद 51A का उद्भव हुआ। अनुच्छेद 51A, 51A, बोलो समझ में आया? यहाँ तक का समझ में आया? तो आपको मौलिक कर्तव्य आपको किस अनुच्छेद में देखने को मिलता है? अनुच्छेद 51A में देखने को मिलता है। किस अनुच्छेद में? 51A। और किस भाग में देखने को मिलता है? भाग 4A। हाँ, अनुच्छेद भाग 4A में आपको देखने को मिलता है। किस संविधान संशोधन के थ्रू देखने को मिलता है? 42वां संविधान संशोधन के थ्रू देखने को मिलता है, ठीक है। याद रखना, ईयर भी याद रखना, 1976। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? तो मौलिक कर्तव्य सोवियत संघ से लिया गया है ना, या USSR से लिया गया है, रूस से। बोलो यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है? ठीक है। अब देखो, अब आपसे वो क्वेश्चन पूछेगा कि आपके मौलिक कर्तव्य में मूल रूप से कितने मौलिक कर्तव्य थे? मूल रूप से मौलिक कर्तव्य, तो मूल रूप से मौलिक कर्तव्य की जो संख्या थी वो थी 10। कितनी थी? 10 थी। अच्छा, ये मौलिक कर्तव्य जो 10 रखे गए थे, किसकी सिफारिश पर रखे गए थे? तो याद रखना, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर रखे गए थे। किसकी सिफारिश पर? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। किसकी सिफारिश पर? समिति की सिफारिश पर, ठीक है। बोलो यहाँ तक समझ में आया? किसकी सिफारिश पर? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। याद रखना, जो मौलिक कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य के मूल रूप से मौलिक कर्तव्य कितने थे? 10 थे। और ये 10 मौलिक कर्तव्य किसके सिफारिश पर? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर रखे गए थे। बोलो यहाँ तक समझ में आया? क्या आया है? ठीक है। अगर हम आगे बढ़ें, थोड़ा सा आगे बढ़ें, अगर आप देखो तो क्या हुआ था? 86वां संविधान संशोधन, 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002, यानी 86वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 या 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, ठीक है ना। 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। अब आपसे जो एग्जाम है ना, यूपी टेट, अब यूपी टेट में आपसे ये नहीं पूछेगा कि कौन से नंबर पे कौन सा मौलिक कर्तव्य है। कोई आप स्टेट पीएससी का एग्जाम नहीं देने जा रहे हो, ठीक है ना, यूपीएससी का। आपसे वो डायरेक्ट पूछेगा। अब यहाँ पे ये 10 मौलिक आपको हालांकि मालूम होने चाहिए, 11 मौलिक कर्तव्य आपके फंडामेंटल ड्यूटीज़ आपको मालूम होने चाहिए, परंतु आप एग्जाम में अगर बाय द वे आपको नंबर नहीं मालूम है तो आप घबराइए नहीं। आपसे यूपी टेट में ये कतई नहीं पूछने वाला है कि 3 नंबर का मौलिक कर्तव्य कौन सा है। 3 नंबर का मौलिक कर्तव्य कौन सा है? एकता, अखंडता, संप्रभुता को बनाए रखना, है ना, ये आपका 3 नंबर का है। परंतु ऐसा आपसे नहीं पूछेगा यूपी टेट कि 3 नंबर का मौलिक कर्तव्य कौन है। आपसे क्या पूछेगा? सिर्फ ऊपरी लेयर के क्वेश्चन पूछेगा आपसे ये डेटा पूछ सकता है। हाँ, 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, तो वो कौन सा 11वां मौलिक कर्तव्य है, ये आपसे पूछ सकता है ना। तो 11वां मौलिक कर्तव्य जो जोड़ा गया, याद रखना, वो है आपका 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को, कहाँ पर लिखे? यहीं पे, यहाँ पर लिखे दे रहे हैं। चलो यहाँ पे आपसे पूछेगा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के बीच 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का अवसर, किसकी बात करता है? शिक्षा के अवसर की बात करता है। कितने से कितने वर्ष तक के बच्चे? 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के बीच के शिक्षा के अवसर की बात करता है। उनको शिक्षा का अवसर उपलब्ध कराना, किसके थ्रू? 6 से, कौन से एज के? 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को। किस संशोधन के तहत? 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत। अब आपसे ये पूछ सकता है कि 11वां में 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत कौन सा मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया? तो 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। 11वां मौलिक कर्तव्य में किसकी बात की गई है? ये पूछ सकता है। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत किसकी बात की गई है? तो याद रखना, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का अवसर उपलब्ध कराना है, इनकी बात की गई है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। अब मूल रूप से आपको कितने मौलिक कर्तव्य देखने को मिले थे? 10। अब वर्तमान में मौलिक कर्तव्य कितने हो गए हैं?
तो वर्तमान में अगर पूछें कि वर्तमान में मौलिक कर्तव्य, तो वर्तमान में आपको जो मौलिक कर्तव्य देखने को मिलेंगे वो मिलेंगे 11। कितने मिलेंगे, क्योंकि एक जुड़ा है ना, 10 थे, एक जुड़ा है 86वां संविधान संशोधन के थ्रू, तो 11, तो अब टोटल हो गए 11। ठीक, तो याद रखना, फिर से याद कर लो। अब एक बार एक नज़र फिर से मान लो कि मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल राइट्स, मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? सोवियत संघ, रूस से, यूएसएसआर से। बोलो समझ में आया? उसके बाद बात करें कि 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा भाग 4A को जोड़ा गया। किसको जोड़ा गया? भाग 4A को जोड़ा गया, जहां पर आपको अनुच्छेद 51A देखने को मिलता है। अनुच्छेद 51A देखने के लिए मिलता है। हम लोग बात करें कि मौलिक कर्तव्य जो है, मौलिक कर्तव्य मूल रूप से मौलिक कर्तव्य कितने थे? तो मूल रूप से मौलिक कर्तव्य 10 थे। कितने थे? 10 थे। जहाँ पर आप ये मौलिक कर्तव्य जो 10 थे, ये किसके सिफारिश पर? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर थे। किसकी सिफारिश पर थे? समिति की सिफारिश पर थे। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 86वां संविधान संशोधन 2002, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 होता है। वहाँ पर एक और मौलिक कर्तव्य को जोड़ा जाता है, जो 11वां मौलिक कर्तव्य होता है, जिसे कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष तक के बीच के बच्चों को शिक्षा का अवसर उपलब्ध कराना। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के बीच के जो बच्चे हैं उनको क्या कराना? अवसर उपलब्ध कराना। ठीक है, बोलो समझ में आया? तो अब वर्तमान में आपको मौलिक कर्तव्य कितने देखने को मिले हैं? 11 देखने को मिले हैं। यहाँ तक समझ में आया? तो आपसे ये ऊपरी लेयर के संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन आपके एनवायरनमेंट में जुड़ा है, तो वो बस ऊपरी लेयर से आपसे क्वेश्चन पूछेगा। ठीक, आपको जितना यहाँ करा दिया जाएगा बस उतना ही कर लोगे, इनफ है, उससे आगे आपसे नहीं पूछेगा। ठीक है, तो ये एनवायरनमेंट के कुछ क्वेश्चंस थे, आपको रूबरू कराना बहुत आवश्यक था, कि जिससे कि आप समझ सकें कि आपसे यूपी टेट एग्जाम में कैसे और किस लेवल के क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, आई होप कि आपने ये सब समझा होगा। समझ में आया? ठीक है, इसी तरह हम लोग पूरे साइकोलॉजी को भी समझेंगे कि आपको साइकोलॉजी कैसे देखने को मिलेगी, साइकोलॉजी को समझेंगे। और बाकी आपकी जो भी क्लासेस चल रही हैं आप उन क्लासेस का फ़ायदा उठाओ। ठीक है, और वो जो भी हैं आपको अच्छे से सारी क्लासेस प्रोवाइड कराई जा रही हैं, आप उन क्लासों को रेगुलर करिए, और टेस्ट बाकायदा जब होगा तब टेस्ट दीजिए। अभी टेस्ट नहीं, अभी तो मैं आपको हर एक क्वेश्चन से रूबरू कराऊँगा। इसके बाद हम लोग साइकोलॉजी करेंगे और साइकोलॉजी को पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे। ठीक, आसानी से। एनवायरनमेंट जो भी है, एनवायरनमेंट के लिए आप बिल्कुल परेशान ना हो, एनवायरनमेंट के लिए बिल्कुल परेशान आप ना होइए। ठीक है, ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये आपके सिलेबस में ये जो दिया है ये आपकी एनसीईआरटी से आराम से एक एक हम लोग आसानी से ख़त्म कर लेंगे, एनसीईआरटी से पढ़ेंगे। ठीक है ना, और थोड़ा बेसिक प्लस ले लेंगे, और कॉन्स्टिट्यूशन की आप बिल्कुल टेंशन ना लें। उसके बाद हम लोग इसमें भी पेडागोजी आपको देखने को मिलेगी। पेडागोजी आपको हर उसमें देखने को मिलेगी, वो चाहे गणित हो, मैथमेटिक्स हो, हिंदी हो, इन्वायरमेंट हो, आप कोई साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी में भी है, हर उसमें आपको पेडागोजी देखने को मिलेगी। वो चाहे आपका ऑप्शनल इंग्लिश हो या थी, तो सब में आपको पेडागोजी देखने को मिलती है। ठीक, तो यहाँ से इतना हम लोगों ने किया है, बाकी हम लोग करेंगे कल की क्लास में। और बाकी आपकी जो क्लास चलती है वो उसका फ़ायदा उठाइए, और यूपी टेट में आप पहले ही अच्छे से अंक प्राप्त करिए। यूपी टेट सिर्फ और सिर्फ आपको एक टोकन है, मैं फिर बता दे रहा हूँ, आपको एक टोकन दे रहा है कि टोकन लेके आगे बढ़ जाओ। यहाँ पे आराम से पेपर दो, और सब लोग कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए आप पहले समझ लो कि क्या पैटर्न है यूपी टेट का, कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए निकल जाओ। ठीक है, ये करना है।